हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है और आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे फ़िल्टर सर्किट के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को रेक्टिफायर बताया था, जिसमें हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग एसी को डीसी में बदलते हैं और क्यों एसी को डीसी में बदलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजेज हैं जहाँ पे एसी करंट से काम नहीं चलता है। जैसे कोई भी अगर बैटरी अगर चार्ज करना है, वहाँ पे हमें प्रॉपर डीसी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप लोगों का इन्वर्टर की बैटरी है, उसको चार्ज करने के लिए एक प्रॉपर इन्वर्टर लेना पड़ता है। उसके अंदर रेक्टिफायर लगे होते हैं, फ़िल्टर सर्किट लगे होते हैं। वो एसी को डीसी में बदलते हैं और तब जाके हमारा बैटरी चार्ज हो पाता है। आप लोग देखे होंगे किसी भी तरह का अगर कोई बैटरी को चार्ज करना है, चाहे वो लैपटॉप का बैटरी चार्ज करना हो, चाहे मोबाइल का बैटरी चार्ज करना है, उसके लिए एक प्रॉपर चार्जर की ज़रूरत पड़ती है। बिना चार्जर का कोई भी बैटरी चार्ज नहीं हो पाता है, क्योंकि हर चार्जर में रेक्टिफायर भी लगा होता है और फ़िल्टर सर्किट भी लगा होता है। कैसे ये वर्क करते हैं, यही आज हम लोग पढ़ेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी एसी है तो उसका ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारा एसी का ग्राफ है। ये हमारा टाइम के साथ, ये हमारा करंट है और ये हमारा टाइम के साथ अगर कोई भी अगर करंट की वैल्यू चेंज होता है तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है ना, ये हमारा पॉजिटिव एरिया होता है, ये निगेटिव एरिया होता है। ये ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे निगेटिव होगा। इस एसी में दो तरह की समस्याएं होती हैं। पहला समस्या ये होता है कि इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसकी वैल्यू 0 1 2 3 तक बढ़ती है, फिर घटते घटते फिर 0 हो जाती है, फिर 3 2 1 करके 0 हो जाती है। फिर इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, प्लस वाले को माइनस हो जाता है और माइनस वाले को प्लस हो जाता है। तो कुल मिला के दो तरह की समस्याएं हम लोग को एसी करंट में आता है। हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे रेक्टिफायर का। तो जो रेक्टिफायर था वो अल्टरनेटिव करंट की एक समस्या को दूर कर दिया था, क्योंकि हमें डायरेक्ट करंट चाहिए और डायरेक्ट करंट का ग्राफ ऐसे होता है। ये हमारा डायरेक्ट करंट का ग्राफ है। ठीक है ना, ये जो है हमारा है, ये टाइम एक्सिस है और ये हमारा करंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 है, जैसे मान लेते हैं कि 1 है, ये 2 है। तो डायरेक्ट करंट में ना तो वैल्यू फ्लक्चुएट करती है और ना ही पोलैरिटी चेंज होती है। देखिए यहाँ पे सारा पॉजिटिव एरिया में ही ग्राफ है, कोई निगेटिव एरिया में ग्राफ नहीं आया है। तो हमें इस एसी से इस डीसी तक पहुंचना है, इस एसी से इस डीसी तक पहुंचना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि दो चीज़ों को हमें सॉर्ट आउट करना होगा। पहला ये है कि इसका ये जो वैल्यू का फ्लक्चुएशन है, 0 1 2 3, फिर 3 2 1 0, फिर इसकी पोलैरिटी यहाँ पे चेंज हो गई, फिर से यहाँ पे -1 -2, ठीक है ना, यहाँ पे -3, इस तरह से वैल्यू आ रहा है। तो फिर -1 -2 -3, फिर -3 -2 0 -1 0, फिर इसकी वैल्यू फिर प्लस में आ जाता है। तो कहने का सेंस ये है कि अल्टरनेटिंग करंट में दो समस्याएं हैं। पहला समस्या ये है कि इसकी पोलैरिटी चेंज होती है और दूसरा समस्या ये है कि इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करता है। और हमें एक ऐसा करंट चाहिए, ये हमारा प्योर डीसी है। इसको हम लोग कहते हैं प्योर डीसी। कब प्योर डीसी कहते हैं? जब ना तो वैल्यू चेंज हो और ना तो पोलैरिटी चेंज हो। और जब दोनों चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं प्योर एसी। ये हमारा प्योर एसी है। ये जब डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में एसी आता है तो हमें इस नेचर का मिलता है। और बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें इस तरह का डीसी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि दो तरह की मुख्य रूप से हमारा प्रॉब्लम्स है। उस प्रॉब्लम को दो सर्किट जो है वो सॉल्व करेगा। पहला जो सर्किट हम लोगों ने रेक्टिफायर पढ़ा था, उसने एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया था। इस एसी को इस तरह का एक सर्किट में कन्वर्ट किया था कि जो पॉजिटिव एरिया का जो करंट था उसको ऐसे पॉजिटिव रहने दिया था और जो निगेटिव एरिया का था उसको भी पॉजिटिव एरिया में ही ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया था, जिसमें हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर में पढ़ा था। ठीक है, और फिर जो पॉजिटिव रहेगा वो तो पॉजिटिव रहेगा ही। ठीक है ना, तो इस तरह का एक ग्राफ मिला था जब रेक्टिफायर से हम लोग आगे बढ़े थे। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है कि रेक्टिफायर तो यूज करना ही है। अब रेक्टिफायर के बाद हमें एक और सर्किट यूज करना है जिसको हम लोग कहते हैं फ़िल्टर सर्किट। और इस फ़िल्टर सर्किट के यूज करने के बाद जब करंट रेक्टिफायर और फ़िल्टर सर्किट से होने के बाद जब बाहर आएगा तो बिल्कुल इस प्योर डीसी के रूप में
कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहले फ़िल्टर सर्किट का डिफिनीशन क्या होता है। तो फ़िल्टर सर्किट क्या होता है? अ फ़िल्टर सर्किट इज़ अ डिवाइस व्हिच रिमूव द एसी कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट को रिमूव कर देता है। क्यों? क्योंकि हमें रेक्टिफायर से जब इस तरह का करंट मिलता है तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ एसी प्लस डीसी। ये एसी प्लस डीसी का मिक्सचर है। ठीक है ना? क्यों एसी प्लस डीसी का मिक्सचर है? क्योंकि डीसी का मतलब होता है कि इस तरह का करंट मिले, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिले, ना तो पोलैरिटी चेंज हो और ना ही वैल्यू फ्लक्चुएट करे। प्योर एसी का मतलब क्या होता है कि वैल्यू भी फ्लक्चुएट करे और डायरेक्शन भी चेंज हो। ये हमारा प्योर एसी है। लेकिन ये क्या है? ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्यों कॉम्बिनेशन है? क्योंकि डीसी का आधा काम इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, और एसी का आधा काम इसलिए कर रहा है क्योंकि ये फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एसी और डीसी का ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना? तो अब जब एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन जब फिल्टर सर्किट से जब पास होता है तब क्या करता है? अ फिल्टर सर्किट इज अ डिवाइस व्हिच रिमूव द एसी कंपोनेंट। तो एसी के कंपोनेंट्स को गैब कर देता है, मतलब ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है इस फ्लक्चुएशन को गैब कर देता है, फिल्टर कर देता है ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट एंड अलाउ ओनली डीसी कंपोनेंट। और आगे सिर्फ जाने देता है कौन सा कंपोनेंट? सिर्फ जो डीसी कंपोनेंट होता है टू रीच द लोड तक पहुंचने के लिए। लोड मतलब जहां से हमें कोई भी बैटरी को जोड़ना होता है। अ फिल्टर सर्किट इज इंस्टॉल्ड बिटवीन द रेक्टिफायर एंड लोड। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि फिल्टर सर्किट को हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। तो फिल्टर सर्किट को हमेशा कहाँ इंस्टॉल करते हैं? इसे हम इंस्टॉल करते हैं कि जब रेक्टिफायर और लोड के बीच में, मतलब कि जब रेक्टिफायर से करंट निकलता है तो एसी प्लस डीसी निकलता है, और फिर लोड से पहुंचने से पहले एक हम लोग क्या लगा देते हैं? फिल्टर सर्किट, और तब वहां से एसी कंपोनेंट छन जाता है, फिल्टर हो जाता है, और तब जब लोड तक पहुंचता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या पहुंचता है? डीसी करंट पहुंचता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि कितने टाइप्स के फिल्टर सर्किट होते हैं। तो फिल्टर सर्किट कुल मिला के दो तरह के होते हैं जो कि आप लोगों के सिलेबस में है। दोनों को एक साथ भी यूज किया जा सकता है। आप लोग जब इंजीनियरिंग वगैरह में जाएंगे तो देखेंगे कि दोनों को हम लोग एक साथ भी यूज करते हैं। कई सारे ऐसे चार्जर होते हैं जिसमें दोनों तरह के फिल्टर सर्किट यूज किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है सीरीज इंडक्टर फिल्टर, इसका नाम है सीरीज इंडक्टर फिल्टर, और दूसरा है शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो दोनों को आज हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज इंडक्टर फिल्टर के बारे में। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है हमारा? तो ये जो वर्क करता है इसका मैं यहाँ पे आप लोगों को फिगर दिखा रहा हूँ। तो इस फिगर में कुछ नया नहीं है। नया इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप लोग पिछला लेक्चर देखे होंगे तो उसमें रेक्टिफायर के बारे में ये सारी कहानियाँ आप लोग देखे होंगे। ये फुल वेव रेक्टिफायर का पार्ट है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ये जो पूरा कहानी है ये किसका है? रेक्टिफायर का है। मतलब कि इसको अगर एक डब्बे में बंद कर दें तो ये एक पूरा रेक्टिफायर कहलाएगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये तो आज डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था। फिर भी थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। ये हमारा इनपुट है। इनपुट का मतलब कि यहाँ पे हमें इस तरह का करंट दिया जाता है। ठीक है, इस तरह का करंट, ठीक है ना, जो कि हमें प्योर एसी दिया जाता है। जब प्योर एसी दिया जाता है तो यहाँ पे दो डायोड लगे होते हैं। एक बार में एक डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसी समय में दूसरा डायोड रिवर्स बायस में हो जाता है, और फिर इसमें करंट ऐसे फ्लो करता है। ठीक है ना। फिर दूसरे हाफ में क्या होता है कि जब ये नीचे वाला जब पोलैरिटी चेंज होता है तो नीचे की वैल्यू प्लस हो जाता है और ऊपर की वैल्यू क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि ये नीचे से ऐसे करंट फ्लो करता है, और ये जो हिस्सा होता है, ये बीच वाला हिस्सा, इसमें जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट मिलता है, लेकिन वैल्यू फ्लक्चुएट होता रहता है। मतलब कि इस रेक्टिफायर से होकर जब हमें करंट मिलता है यहाँ तक, मतलब कि यहाँ पे जब हम लोग पहुँचते हैं इस रेक्टिफायर के द्वारा तो हम लोग को इस तरह का करंट मिलता है। इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता है। इम्प्रूवमेंट इसलिए आता है क्योंकि ये आधा काम तो कर देता है जो रेक्टिफायर है। कौन सा आधा काम करता है कि पोलैरिटी जो चेंज हो रही थी उस पोलैरिटी को नहीं चेंज होने देता है, पोलैरिटी को सेम कर देता है, लेकिन जो वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा था उस वैल्यू के फ्लक्चुएशन को ये नहीं रोक पाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सीरीज में एक इंडक्टर यूज कर लेते हैं। ये हमारा इंडक्टर कहलाता है जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं,
और इस सीरीज में इंडक्टर से जब गुजरता है तब जाके यहाँ पे हमें आउटपुट के पास पहुँचता है, तो यहाँ पे हमें एक प्योर डीसी मिलता है। ठीक है ना, इस तरह का इसका ग्राफ होता है। आउटपुट में हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है और ये हमारा होता है प्योर डीसी। अब ये कैसे वर्क करता है फिल्टर सर्किट, इसको समझने के लिए दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल मेथड, ठीक है ना, और जो दूसरा मेथड है उसको हम लोग ज़रूर उसको कंसेप्ट की तरफ से समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो मैथमेटिकल मेथड क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़े होगे तो उसमें आप लोग इंडक्टर वगैरह के बारे में पढ़े होगे। अगर किसी भी सर्किट में अगर कोई इंडक्टर होता है तो उसके पास एक रेजिस्टेंस ऑफर करने का एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग एक्सेल कहते हैं, और जो इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको रिएक्टेंस कहते हैं या इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं। जब एक ही सर्किट में कई सारे जब एक ही सर्किट में कई सारे इंडक्टर कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं और दोनों को एक साथ अगर रेजिस्टेंस को देखा जाता है तो उसको इम्पीडेंस बोलते हैं, और जब अकेले अकेले होते हैं चाहे सिर्फ वो इंडक्टर हो या कैपेसिटर उसको हम लोग रिएक्टेंस बोलते हैं। खैर यहाँ पे एक केवल क्या है, इंडक्टर है, तो इंडक्टर के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है ओमेगा एल। एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, जहाँ पे ओमेगा की जो वैल्यू होता है उसको हम लोग कहते हैं 2 पाई एफ इंटू एल, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होता है, एक सेकेंड सॉरी, जो ओमेगा की सिर्फ वैल्यू होता है वो सिर्फ यहाँ पे 2 पाई एफ होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एफ इंटू एल, यानी कि जो एक्सेल है, यानी कि यहाँ पे जो इंडक्टर है वो किस करंट को ज़्यादा रेजिस्टेंस के रूप में ऑफर करेगा और किसके लिए कम करेगा वो डिपेंड करेगा इस फार्मूले पे। किस फार्मूले पे? इस फार्मूले पे, क्योंकि एक्सेल इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। अब ध्यान से इस बात को समझिए, जब इस रेक्टिफायर से होकर करंट निकलेगा इस रूप में, तो ये जो है इसको हम लोग अभी अभी क्या बोले हैं, ये हमारा है AC प्लस DC। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ AC प्लस DC, यानी कि यहाँ से जैसे करंट आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे मिलेगा हमें AC प्लस DC, मतलब कि यहाँ पे AC और DC दोनों साथ साथ चल रहे थे। ठीक है, दोनों हाथ में हाथ एक साथ मिला के और साथ में चल रहे थे, लेकिन जैसे यहाँ पे इंडक्टर को देखे, अब इंडक्टर के पास एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं XL। अब XL किसके लिए ज़्यादा होगा और किसके लिए कम होगा इसको थोड़ा इस फार्मूले से हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि XL का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई FL होता है। यहाँ पे सब कुछ फिक्स है बशर्ते कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी के। अब एक बात आप लोग बताइए कि हम लोग के घरों में जो फ्रीक्वेंसी आता है उसका जो रेट होता है वो कम से कम 50 से 60 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी आता है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में कितनी बार उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है या वैल्यू कितनी बार फ्लक्चुएट कर रही है, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये AC के लिए, फॉर AC के लिए F की जो वैल्यू होता है ये कम से कम मान के चलो कि 50 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज तक होगा। तो इस हिसाब से जो एक्सेल की वैल्यू आएगी AC के लिए, फॉर AC के लिए एक्सेल की वैल्यू जब F की जगह पे 50 या 60 हर्ट्ज रखोगे तो बहुत ही क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। लेकिन जब DC की बात करें, फॉर DC, तो DC के लिए जो फ्रीक्वेंसी होता है वो तो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि DC में तो कोई वैल्यू फ्लक्चुएट ही नहीं करता है। DC का तो इस तरह का ग्राफ बनता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये I है और ये टाइम है, तो ना तो इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है और ना ही इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो जब वैल्यू फ्लक्चुएट ही नहीं कर रही है और उसी फ्लक्चुएशन के रेट को ही अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी कहें तो इस हिसाब से DC के लिए जो फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो यहाँ पे XL की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। यानी कि DC करंट के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इंडक्टर वो जीरो हो जाएगा, और AC के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जितनी उसकी फ्लक्चुएशन होगी उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा, उतना ज़्यादा उसको अपोज करेगा। तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ से AC और DC का कॉम्बिनेशन जब आगे बढ़ेगा तो आगे दिखेगा कि तो इंडक्टर है,
और जो इंडक्टर है वो तो एसी को मना कर देगा, एसी को जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसके यहाँ इंडक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है। तो डीसी कहेगा कि इस यहाँ से तो हम आसानी से निकल जाएँ, क्योंकि हमारे पास तो फ्रीक्वेंसी है नहीं, तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी है तो तुम मत जाओ, हम क्या करें। तो यहाँ तक तो दोनों एक साथ आ रहे थे, लेकिन आगे इंडक्टर होने की वजह से एसी यहाँ पे फ़िल्टर हो गया। फ़िल्टर होने का मतलब छन गया, और इसके आगे सिर्फ कौन सा कंपोनेंट जाएगा? डीसी कंपोनेंट जाएगा। तो यहाँ तक जब हम लोग पहुँचेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मिलेगा हमें डीसी, और डीसी का मतलब कि एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा सीरीज इंडक्टर फ़िल्टर जो इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल मेथड, जिसमें से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे, क्यों एसी को जाने नहीं देगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, क्यों डीसी को अलाउ करेगा क्योंकि उसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की 0 है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर इसके अंदर होता क्या है, कैसे वो एसी वाले कंपोनेंट को मना कर देता है। तो आप लोग जब इंडक्टर फर्स्ट टर्म में पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों ने एक लेंज लॉ पढ़ा होगा, कि लेंज लॉ ये कहता है कि ये इनर्शिया की तरह बिहेव करता है, मतलब कि जिस रूप में है उसी रूप में ये रहना चाहता है और अपने चेंजिंग को अपोज करता है। मतलब कि हमारा एसी करंट जब यहाँ से एसी प्लस डीसी का कॉम्बिनेशन जब इस फिल्टर सर्किट से जब पास करेगा रेक्टिफायर से होने के बाद, तो उस समय क्या होगा कि ये जो इंडक्टर है वो इंडक्टर जब एसी के अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है जब वो बढ़ रहा होगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सेपरेट ग्राफ बना देते हैं बेहतर समझने के लिए, ऐसे, ठीक है ना। ऐसा ग्राफ मान लो कि यहाँ से ये पास हो रहा है, तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देता हूँ 0 1, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, और थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। तो जब इसकी वैल्यू बढ़ रही होगी, ठीक है, मतलब ये है कि जब इसकी वैल्यू जो है 0 से 1 2 3 हो रही होगी, यहाँ तक 0 से 1 2 3, तो इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा होगा, और इंडक्टर का काम क्या होता है कि उस फ्लक्चुएशन को रोकना, अपोज करना, चाहे वो किसी भी तरह का चेंजिंग को अपोज करता है, चाहे वो बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो। तो ये क्या करेगा, कहेगा कि नहीं नहीं रुक जाओ, तुम मत बढ़ो, लेकिन ये फिर भी ज़बरदस्ती आगे बढ़ेगा, तो उस समय क्या होगा, इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, और जब मैक्सिमम हो जाएगा तो वैसे ही फिर ये इसकी वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो फिर जब कम होने लगेगा तो इंडक्टर फिर से उसको मना करेगा, कहेगा कि नहीं चलो ठीक है, बढ़ गए तो ठीक है, लेकिन अब घटो मत। तो फिर क्या कहेगा, वो फिर तो नीचे आना चाहेगा, वो कम होना चाहेगा। तो अब इंडक्टर क्या करेगा कि उसके पास जो चार्जिंग एनर्जी था उस एनर्जी को ये सप्लाई कर देगा, और सप्लाई करेगा तो जैसे इसकी वैल्यू कम होगा, साथ में जो इंडक्टर का एनर्जी है वो एनर्जी जाके ऐड हो जाएगा, और ऐड होने की वजह से एक स्मूथ करंट, एक बराबर करंट, समय के साथ न बदलने वाला करंट यहाँ पे आगे आउटपुट में मिलेगा। फिर जब पूरा इंडक्टर जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर से सेकेंड हाफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फिर से इसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, फिर से इंडक्टर चार्ज होगा, फिर से कम होगा तो उस समय इंडक्टर अपनी एनर्जी को दे देगा, और एक स्मूथ करंट यहाँ पे आगे मिलेगा। ये इसका इंटरनल फिनोमिना होता है, ठीक है ना, इंडक्टर फिल्टर सर्किट का। अब सेकेंड हाफ में इसको अगर आप लोग कैसे लिखना है, अगर आप लोग लिखने के लिए अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो कि द इंडक्टेंस एल ऑफर अ रिएक्टेंस एक्सएल, ये एक्सएल है, ठीक है ना, एल यहाँ पे सफिक्स में होगा 2 पाई एफ एल टू फ्लो द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, क्लियरली इट ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी एसी कंपोनेंट, जो हाई फ्रीक्वेंसी एसी कंपोनेंट है उसको ये ब्लॉक कर देता है, एंड अलाउ ओनली लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी क्या, यहाँ पे जीरो फ्रीक्वेंसी भी आप लोग कर सकते हो। क्यों जीरो फ्रीक्वेंसी करोगे, क्योंकि डीसी कंपोनेंट के पास तो कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं होता है, क्योंकि उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, तो लो नहीं, यहाँ पे जीरो फ्रीक्वेंसी भी आप लोग कर सकते हो। जीरो फ्रीक्वेंसी डीसी कंपोनेंट टू पास थ्रू इट, आसानी से इससे पास होने जाता है। देन अ स्मूथ डीसी वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा शंट कैपेसिटर फिल्टर। ये कैसे काम करता है शंट कैपेसिटर फिल्टर, तो आप लोग आई होप आप लोग फर्स्ट टर्म में जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते थे तो वहाँ पे भी एक शंट नाम का एक वर्ड यूज हुआ था।
तो जब भी अगर किसी रेजिस्टेंस को या किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जब पैरेलल हम लोग ऐड करते हैं, और वो इसलिए ऐड करते हैं ताकि मैक्सिमम करंट वहीं से पास हो जाए, तो उस फिनोमेना को हम लोग शंट कहते हैं। तो अगर ये वर्ड अगर आप लोगों को पहले से पता है तो इस वर्ड को देखते हुए आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि शंट का मतलब क्या होने वाला है। यानी कि यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो पैरेलल लगेगा इस बार, ठीक है ना, क्योंकि कैपेसिटर की बात हुई तो कैपेसिटर तो रहेगा ही, लेकिन शंट की बात हो रही है इसलिए वो पैरेलल लगेगा। और फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, सीरीज में इंडक्टर लगा था। क्यों यहाँ पे पैरेलल लगेगा, तो आइए इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ये इसका फिगर है। तो देखिए यहाँ तक तो फिर से वही कहानी सेम है। यहाँ तक ये बिल्कुल हमारा वो रेक्टिफायर वाला कहानी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक रेक्टिफायर की कहानी है। यहाँ पे इनपुट में हमें प्योर एसी दिया जाएगा, यहाँ से इस तरह का एक प्योर एसी दिया जाएगा इनपुट में, ठीक है ना। और जब यहाँ पे ये रेक्टिफायर से होकर जब हमें करंट मिलेगा, तब जाके यहाँ पे इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, AC प्लस DC, ठीक है। तो इसको भी दोनों तरीके से हम लोग समझेंगे, न्यूमेरिकली भी समझेंगे और कॉन्सेप्ट बेस पे भी समझेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो पहले न्यूमेरिकली समझ लेते हैं कि न्यूमेरिकली ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे एक्सेल का आप लोग फार्मूला पढ़े थे, वैसे ही XC का भी फार्मूला होता है कि जो कैपेसिटर होता है वो भी एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और उसको हम लोग कैपेसिटिव इंडक्टेंस कहते हैं। और उसका जो रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग इंडक्टेंस कहते हैं, वो किस फार्मूला पे बेस्ड होता है, उसका फार्मूला होता है XC = 1/ωc। और आप लोगों को पता है कि ओमेगा इक्वल टू हर जगह एक ही होता है, 2πf, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हर जगह यही होता है। तो इसकी वैल्यू को अगर रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2πf × c। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, XC का, ठीक है, जो कि आप लोग कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आप लोग फर्स्ट टर्म में इसके बारे में पढ़ चुके ऑलरेडी। आप लोग चाहो तो फर्स्ट टर्म का एक बार रिवाइज कर सकते हो। अब आइए समझते हैं कि फॉर AC के साथ ये कैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक तो AC प्लस DC दोनों आ रहा है, और जब दोनों आ रहा है तो फिर किसके साथ ये कैसा काम करेगा तो समझते हैं थोड़ा, ठीक है ना। तो AC के लिए क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी हाई होता है, और AC फ्रीक्वेंसी हाई होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि इस बार जो XC है ना, वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा, XC की वैल्यू उतना ही क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब XC की वैल्यू उतना ही कम हो जाएगा तो AC के लिए बहुत ही इजी तरीके से क्या करेगा, अलाउ करेगा, क्योंकि AC के लिए अब की बार इसका इंडक्टेंस कम हो रहा है, क्योंकि इस बार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, और पहले वाले केस में क्या हो रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था। दूसरी बात कि यहाँ पे जो C है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, वो भी हाई लेकर चलते हैं, और जब कैपेसिटर की वैल्यू अगर हाई होगा तो भी XC की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे करंट निकलता है रेक्टिफायर के द्वारा, तो यहाँ पे AC प्लस DC निकलता है आगे, लेकिन जैसे यहाँ पे पहुँचता है ये देखता है कि अब तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है, क्योंकि इसके पहले एक ही रास्ता था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ से ये जब चला तो ये एक ही रास्ते से चल रहे थे दोनों बेचारे एक साथ, लेकिन जब यहाँ पे आए तो देखे कि ये तो दो रास्ता हो गया। अब कहेगा AC कि देखो भाई हमारा फ्रीक्वेंसी हाई है, और जब हमारा फ्रीक्वेंसी हाई है तो कैपेसिटर तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अपना इंडक्टेंस कम कर देता है, रेजिस्टेंस कम कर देता है। तो हम तो इधर से चाहेंगे कि हम निकल जाएं, क्योंकि इधर से आके और अपना इधर सर्किट आगे कंप्लीट करेंगे। अब तुम अपना देख लो, यहाँ पे साथ टूट जाएगा। अब इंडक्टर के लिए क्या होगा, DC करंट के लिए क्या होगा, तो देखें, तो अगर फॉर DC की अगर हम लोग बात करें तो DC के लिए फ्रीक्वेंसी होता है 0, और जब DC के लिए अगर फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो जाएगा तो इस फॉर्मूले में अगर 0 रखोगे तो XC की वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि जो कैपेसिटिव इंडक्टेंस है वो DC के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। इनफाइनाइट का मतलब कि एकदम जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो कि यहाँ पे गैप होता है बीच में, तो अगर DC यहाँ से आएगा तो फिर इस गैप को मेंटेन कैसे कर पाएगा, तो बिल्कुल ये ब्लॉक कर देता है। जो कैपेसिटर होता है वो DC को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो कोई भी DC का पार्ट इधर से पास नहीं हो पाएगा, लेकिन AC की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से AC आसानी से यहाँ से निकल जाएगा।
तो यहाँ तक तो दोनों आ रहा था AC प्लस DC, लेकिन पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाने की वजह से जो कैपेसिटर वाला पार्ट है, सॉरी जो AC वाला पार्ट है, वो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जहाँ से कोई भी करंट हो वो हमेशा ऐसे रास्ते को फॉलो करता है जहाँ पे मिनिमम रेजिस्टेंस हो, जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। तो अब AC कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है C, तो इसलिए यहाँ से AC निकल जाएगा और DC आगे बढ़ जाएगा। अब DC आगे बढ़ेगा तो ये हमारा आगे लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इस लोड रेजिस्टेंस के दोनों तरफ से अगर पोटेंशियल देखेंगे तो बिल्कुल एक स्मूथ DC मिलेगा, क्योंकि सारा AC जो है इधर से पास हो चुका है। ये हो गया हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से आप लोग समझ सकते हो कि कैसे जो है कैपेसिटर और इंडक्टर AC को छानने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कंसेप्चुअली देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो AC है वो क्या करता है कि जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि अगर हमारा इस तरह से जब भी अगर करंट मिल रहा है, ठीक है, तो ये हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ AC प्लस DC। तो इसको हम बोल रहे हैं कि AC और DC का ये कॉम्बिनेशन है। अब जब कैपेसिटर से जब होकर इस तरह का जब करंट गुजरेगा, तो स्टार्टिंग का जो भी करंट होगा जो बढ़ रहा होगा, उस समय कैपेसिटर क्या कर लेगा, अपने आप को चार्ज कर लेगा। और कैपेसिटर जब एक बार चार्ज हो जाएगा तो जब इसकी वैल्यू कम हो रही होगी, उस समय चार्जिंग वाला जो कैपेसिटर है अपनी एनर्जी को खर्च करके उसके लेवल को क्या कर देगा, मेंटेन कर देगा। मतलब कि ना तो वैल्यू को कम होने देगा और ना ही वैल्यू को ज़्यादा होने देगा, क्योंकि एक बार जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो जब उसकी वैल्यू कम होगी तो अपनी चार्ज वैल्यू को वहाँ पे यूज कर लेगा और उसके लेवल को क्या करेगा, मेंटेन कर देगा। मतलब कि हमेशा एक पर्टिकुलर लेवल को मेंटेन करने वाला करंट हमें मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि अचानक से करंट की वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, फिर कम होकर 0 हो जा रहा है, मतलब लाइट कट जा रहा है, फिर दोबारा लाइट आ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, फिर कम होकर 0 हो जा रहा है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। जैसे मान लो कि मैं बात करूँ कि आप लोगों के घर पे ना तो कोई बकेट है और ना ही मान लेते हैं कोई सिंटेक्स है, और आप लोगों को नहाना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि लाइट आया, आपने नहाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट सबमर्सिबल से पानी आ रहा है, आप लोग डायरेक्ट नहा रहे हो, ठीक है ना, शावर ले रहे हो। जैसे आपने शावर लिया, लेकिन टंकी से पानी नहीं आ रहा, डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि टंकी है ही नहीं, ऐसा एजम्पशन है। तो जैसे आपने साबुन लगाना स्टार्ट किया, वैसे ही लाइट कट गया। अब आप क्या करोगे, इंतज़ार करोगे कब लाइट आए, फिर लाइट आया, फिर से पानी गिरना शुरू हुआ, फिर से नहाए, तब तक फिर बीच में ही लाइट कट गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपका जो नहाने का जो पूरा प्रोसेस था वो बीच बीच में ब्रेक हो जा रहा था। तो इसके लिए आपने क्या किया कि एक बाहर से एक बड़ा सा सिंटेक्स लाया, और जब भी लाइट आया तो उस सिंटेक्स को आपने भर दिया, और तब जाके उस सिंटेक्स के पानी से आपने नहाना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या होगा कि लाइट अगर कटेगा या आएगा, उससे आपके कार्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्टोर्ड वाटर है उसके द्वारा आप लोग नहा लोगे। सेम वही काम यहाँ पे भी होता है कि जब इसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू जब बढ़ रही होती है, उस समय ये अपने आप को चार्ज कर लेता है, और जब ये एक बार चार्ज हो जाता है तो जब इसकी वैल्यू कम हो जाती है, लाइट कट जाता है, उस समय अपनी चार्ज हुई अमाउंट को फ्लो करा देता है, और फ्लो कराने के बाद अपने लेवल को क्या करता है, मेंटेन कर लेता है। और इस वजह से एक पर्टिकुलर लेवल का DC हमें मिल पाता है। और इस तरह का जो DC करंट होता है, इससे हम किसी भी बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी में 2 पोलरिटी होती है, और एक पोलरिटी को हमेशा पॉजिटिव और दूसरे को हमेशा निगेटिव होना कंपलसरी है। तभी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा और दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो कैसे आप लोग इसको लिखोगे, तो लिखने के लिए आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि द कैपेसिटर हैज अ रिएक्टेंस ऑफ XC इक्वल टू 1/2 पाई FC। क्यों, क्योंकि XC का जो फॉर्मूला होता है 1/ωc होता है, और ओमेगा के जगह पे 2 पाई f रखोगे तो XC इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पाई FC। अ हाई कैपेसिटेंस C ऑफर्स अ लो इम्पीडेंस। अब यहाँ पे जो हाई कैपेसिटेंस है वो लो इम्पीडेंस ऑफर करता है टू हाई फ्रीक्वेंसी AC कंपोनेंट, हाई फ्रीक्वेंसी AC कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी AC कंपोनेंट के लिए जब ये ऑफर करेगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा,
ऑलमोस्ट इनफाइनाइट इम्पीडेंस टू अ लो और जीरो फ्रीक्वेंसी डीसी कंपोनेंट। अब जो डीसी कंपोनेंट है वो लो क्या यहाँ पे जीरो फ्रीक्वेंसी होता है इसका, और इसलिए इसकी जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब कि डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और इस वजह से हेंस द एसी कंपोनेंट इज बाईपास्ड थ्रू सी। एसी जो कंपोनेंट होगा वो आसानी से बाईपास हो जाएगा, या फिर उसको कह सकते हैं कि वो छन जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, ठीक है ना। और अ डीसी स्मूथ डीसी वोल्टेज अपीयर्स टू द लोड रेजिस्टेंस, और एक स्मूथ डीसी वोल्टेज आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को फिल्टर सर्किट बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।